ये सरकार जो है ना छात्र विरोधी है, किसान विरोधी है। देखिए अभी किसान आंदोलन कर रहे हैं और इनके कई चमचे हैं जो खालिस्तानी बताने लगे। इसके पहले भी खालिस्तानी कहा गया और फिर उनको खालिस्तानी कहा जा रहा है। तो जब किसान आंदोलन करेगा तो खालिस्तानी, और छात्र आंदोलन करेगा तो माओवादी हो जाएगा, हम आंदोलन करेंगे तो आतंकवादी हो जाएंगे। जब बाबरी मस्जिद का मुद्दा था तो एक नारा लगता था, अंदर की बात है पुलिस हमारे साथ है। ये नारा हम लोग सुने हैं, अंदर की बात है पुलिस हमारे साथ है। अब क्या है, अदालत की बात है जज साहब हमारे साथ हैं। मतलब इस तरह के नारे जो हैं वो भड़काऊ नारे हैं, जिस तरीके से जनता तो अब तो अदालतें जो हैं, आप एप्लीकेशन दीजिए, सुनवाई दूसरे पक्ष की होगी नहीं, आपको सर्वे का ऑर्डर दे दिया जाएगा और तत्काल योगी आदित्यनाथ का एक बड़ा बयान आया है कि संभल में जो लोग हैं, बांग्लादेश में जो लोग हैं, उनका डीएनए सेम है, इस वजह से इस तरह की घटना हो रही है। और इस डीएनए वाले बयान पे काफी विपक्षी नेताओं के प्रतिकरण भी आने लगे हैं, प्रतिक्रिया भी आने लगी। तो अब तो हम मुख्यमंत्री से मांग करेंगे कि सबका डीएनए टेस्ट कराएं, और अगर संभल के और बांग्लादेश के और तमाम मुसलमानों का डीएनए एक है तो पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को भी कहेंगे कि उनका डीएनए एक है। बांग्लादेश की शब्द यहाँ के अल्पसंख्यकों के ऊपर जुल्म ज्यादती हो रही है, यहाँ तक कि आप मकान नहीं खरीद सकते, ज़मीन नहीं खरीद सकते। अब ये हो रहा है कि आप दुकान नहीं लगा सकते, जगह जगह दुकानें हटाई जा रही हैं। अगर हम कैसे कैसे नारे लगाए जाते हैं, मुल्ले काटे जाएंगे और फला फला चिल्लाएंगे, मासूम बच्चों से राम राम जय श्री राम का नारा लगवाया जा रहा है। इसके पहले स्कूल छात्र को मारते हुए आपने देखा। यानी अगर गिनवाएंगे तो 1000 ऐसी घटनाएं होंगी जो हमारे साथ हो रही हैं। जहाँ तक बांग्लादेश का सवाल है तो एकदम हकीकत है कि अगर बांग्लादेश में कोई जुल्म ज्यादती हो रही है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठनी चाहिए। लेकिन यही भाजपा के लोग कहते हैं कि एक्शन का रिएक्शन होता है। जब कोई बात होती है हमारे ऊपर तो कहते हैं कि एक्शन का रिएक्शन होता है और न्यूटन का सिद्धांत लागू हो रहा है। और बांग्लादेशी कह रहे हैं कि मुसलमानों को के साथ हिंदुस्तान में ज़्यादती हो रही है। लेकिन ये जो बांग्लादेश में हो रहा है इसके ऊपर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खामोश क्यों हैं? जिस तरीके से मणिपुर, क्योंकि इनके पास अब कोई मुद्दा नहीं है तो हिंदू मुस्लिम का ही मुद्दा है, और इनके तमाम जो संगठन हैं, सांप्रदायिक संगठन हैं, उनको लगा दिया गया। अब पूरे देश को ये खोदने की बात करेंगे। कल हमारे घर में भी कहेंगे कि आपके घर के नीचे मंदिर है, कल कहीं भी कह सकते हैं कि मंदिर है, कल कहीं भी। आप देवबंद में कहा जा रहा है, कल साध्वी पराची का आपने स्टेटमेंट सुना, क्या कर रही हैं? वहाँ भी कह रही है कि मंदिर है, इसको में भी खुदाई होनी चाहिए। हाँ, इसको भी खुदाई होनी चाहिए, वक्फ बोर्ड ख़त्म होना चाहिए। अरे वक्फ बोर्ड किसी के बाप की जागीर है क्या? वक्फ बोर्ड हमारा, हम अपने पैसे से चलाते हैं, सरकार थोड़े पैसा लेते हैं, टिकना पड़ा। लेकिन बिहार में सरकार जो है अभी लाठीचार्ज कर रही है और छात्रों पे हमेशा लाठीचार्ज होता है। मैं छात्रों से यही कहूँगा कि आप एकजुट होकर के जो आप आंदोलन कर रहे हैं, शांतपूर्ण तरीके से आप आंदोलन करिए। ये कोई एग्ज़ाम कराना नहीं चाहते हैं, पेपर लीक करा देना चाहते हैं, एग्ज़ाम टल जाए ताकि इनको नौकरी न देनी पड़े। इसलिए छात्रों को अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहिए बिहार में, और तमाम अपोजिशन के लोगों का साथ है। और नीतीश कुमार जिस हठधर्मी पे कर रहे हैं, वो भी छात्र नेता रहे हैं, उनको छात्रों की बात, अभी खान सर जो है उनकी हालत बहुत ख़राब है, जो है आपने देखा होगा, तो उनके ऊपर क्या जुल्म ज्यादती हुई है ये राज अभी खुल नहीं रहा है, लेकिन ज़रूर उनको टार्चर किया गया है, इसकी जाँच होनी। और जैसा कि आपने देखा, हमने कई अहम मुद्दे उठाने की कोशिश की है, चाहे मंदिर मस्जिद का मुद्दा हो, चाहे संभल का हो, चाहे बांग्लादेश का हो, चाहे किसान का हो, चाहे छात्र का हो। इन सारे मुद्दों पर हमने बातचीत की बनारस के अतहर जमाल लारी जी से, जो कि पूर्व लोकसभा प्रत्याशी रहे हैं, और उन्होंने बहुत ही बेबाकी के साथ, बेबाकी अंदाज। नमस्कार, जय देश न्यूज में आपका स्वागत है। वाराणसी से मैं खुशरंगीना। इस वक्त हम मौजूद हैं वाराणसी के बजरडीहा के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी अतहर जमाल लारी जी के साथ, और आज हम इनसे कई अहम मुद्दों पे बात करेंगे, जैसे कि आजकल पूरे देश में हर मस्जिद के नीचे मंदिर का मिलना, वहीं बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के साथ जो उत्पीड़न है, उस पर जो जगह जगह विरोध हो रहे हैं, इस पर भी हम उनके बयान लेंगे। वहीं कई सारे ऐसे नए नियम लागू हुए हैं जिनको लेकर के आज हम इनसे चर्चा करेंगे। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपके दर्शकों का भी स्वागत है, आपके चैनल का भी स्वागत है, और आपका भी स्वागत है। अतहर जी, जिस तरीके से लगातार नए नए मुद्दे सामने आ रहे हैं, किसी न किसी मस्जिद के नीचे मंदिरों का मिलना और फिर उस पर सर्वे का होना, आदेश आ जा रहा है, इससे देश का जो माहौल है वो लगातार जो है वो बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, कुछ ताकतें ऐसी हैं
जो देश में नहीं चाहती हैं कि अमन व अमान बना रहे, हमारा आपसी भाईचारा बना रहे। हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, एक रेखा खींच दी गई कि ये पाकिस्तान है, ये हिंदुस्तान है। और उसी के साथ 1947 में एक कानून बन गया कि जो पाकिस्तान का नागरिक है पाकिस्तान में रहेगा, जो हिंदुस्तान का नागरिक है हिंदुस्तान में रहेगा। और एक बाबरी मस्जिद का विवाद चला 1947 में, वहाँ पे मूर्ति रख दी गई और बहुत दिनों तक मुकदमा चला। बहरहाल उसका फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्ष के फेवर में किया और उसको मुसलमानों ने माना। उसी के साथ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 एक बना और उसमें साफ कहा गया कि 1947 के बाद जो भी धार्मिक स्थल हैं, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजाघर हो, चर्च हो या गुरुद्वारा हो, या कोई भी धार्मिक स्थल हो, जो जिस स्थिति में है उसी स्थिति में रहेगा, सिवाय बाबरी मस्जिद को छोड़ के। फिर सर्वे का क्या मतलब है? लगातार सर्वे हो रहे हैं, अभी संभल के जामा मस्जिद के नीचे, दिल्ली की जामा मस्जिद के नीचे, बनारस में ज्ञानवापी के नीचे, वहीं अभी यूपी कॉलेज का मामला, इन सब को किस नज़रिए से देखेंगे? अब देखिए, जो बात मैं एक्ट की कर रहा था 1991 की जो एक्ट बनी है, उसमें साफ तौर पे ये कहा गया है कि आप किसी भी धार्मिक स्थान के चरित्र को नहीं बदल सकते और आपको पूरी आज़ादी है, वहाँ पे आप अपनी प्रार्थना पूजा पाठ जो भी जिस धर्म के मानने वाले कर सकते हैं। और यहाँ तक उसमें है कि अगर इसमें कोई छेड़छाड़ करेगा, इसमें बदलाव लाएगा, तो 3 बरस की कारावास के साथ साथ उसको जो है उसके ऊपर दंड भी लगाया जा सकता है। लेकिन अफसोस की बात हमारी ये है, जो सबसे बड़ा हमें अफसोस ये है कि जब ज्ञानवापी का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट के उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे चंद्रचूड़ साहब, उन्होंने जो सबसे बड़ी गलती की, जबकि जो एक्ट बना वो उसमें भी शामिल थे, जो बाबरी मस्जिद का फैसला हुआ उसमें भी शामिल थे, उन पे फैसला दे दिया गया। कहीं मुसलमानों ने कोई शोर हंगामा नहीं किया, उसको मान लिया। और उन्हीं के दौर में ज्ञानवापी के मुद्दे पे वो इस बात का जो है फैसला दे देते हैं कि चरित्र का पता लगाया जा सकता है। जब चरित्र का पता लगाया जाएगा, खुदा न खास्ता कहीं अगर मंदिर निकल जाए, तो जबकि सेक्शन 3 कह रहा है कि उसके ढांचे में, उसके स्वरूप में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है, तो फिर अगर ऐसी स्थिति आ जाएगी तो क्या होगा? तो सबसे बड़ी गलती जो है चंद्रचूड़ साहब ने किया, जो सर्वे का आदेश दिया। सर्वे का मतलब क्या हुआ जब आप उसको बदल ही नहीं सकते तो? और उन्हीं की देन है कि आज पूरे हिंदुस्तान में आग लगाने की कोशिश हो रही है। बनारस में एक ही मस्जिद नहीं है ज्ञानवापी, कई मस्जिदों पे लोग ढाबा ठोक रहे हैं। और आपसे बता दें कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, हिंदुस्तान के हर कोने में और हर शहर में आप चले जाइएगा तो कोई ना कोई मस्जिद इनके टारगेट पे है। और हर मस्जिद को यही कह रहे हैं कि इसके नीचे मंदिर है, शिवलिंग है, तो भगवान है, तो फलां है, तो ढमाका है। तो हर मंदिर मस्जिद के नीचे अब इनको जो है मंदिर ही दिखाई देने लगा है। और ये सिर्फ खुराफात के लिए कि देश में अमन व अमान न रहे। और इसमें कहीं न कहीं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भी जो है उनके जो वक्तव्य रहे हैं, जो चुनाव जीतने के लिए उन्होंने दिया है, जैसे कि बेटी उठा ले जाएंगे, रोटी छीन ले जाएंगे, भैंस उठा ले जाएंगे, इस तरीके की सैकड़ों बातें कहीं की गई, कहीं 80 और 20 की बातें की गई। तो सब इसी के जड़ में। अच्छा, सबसे खास बात यह है कि कोर्ट तैयार है। देखिए, पहले एक नारा, ये हिंदूवादी संगठन जो सांप्रदायिक संगठन है, उसमें तमाम हमारे हिंदू भाई नहीं हैं, हिंदू भाई हमारे साथ हैं, जो सांप्रदायिक संगठन है। जब बाबरी मस्जिद का मुद्दा था तो एक नारा लगता था, अंदर की बात है पुलिस हमारे साथ है। ये नारा हम लोग सुने हैं, अंदर की बात है पुलिस हमारे साथ है। अब क्या है, अदालत की बात है, जज साहब हमारे साथ हैं। मतलब इस तरह के नारे जो हैं वो भड़काऊ नारे हैं, जिस तरीके से जनता। तो अब तो अदालतें जो हैं, आप एप्लीकेशन दीजिए,
सुनवाई दूसरे पक्ष की होगी नहीं, आपको सर्वे का ऑर्डर दे दिया जाएगा और तत्काल सर्वे भी हो जाएगा। और हमें तो लगता है कि सर्वे की टीम जो है पहले से मौजूद रहती है। ये पूरी प्लानिंग के तहत हो रहा है कि तुरंत एप्लीकेशन पे सुनवाई और सर्वे का आदेश और सर्वे हो जाना। और इसी का नतीजा है कि संभल में इतना बड़ा दंगा हुआ, 5 बेकसूर मासूम बच्चे मारे गए। इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर आयद होती है? लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बड़ा बयान आया है कि संभल में जो लोग हैं, बांग्लादेश में जो लोग हैं, उनका डीएनए सेम है, इस वजह से इस तरह की घटना हो रही है। और इस डीएनए वाले बयान पे काफी विपक्षी नेताओं के प्रतिकरण भी आने लगे हैं, प्रतिक्रिया भी आने लगी है। तो अब तो हम मुख्यमंत्री से मांग करेंगे कि सबका डीएनए टेस्ट कराएं और अगर संभल के और बांग्लादेश के और तमाम मुसलमानों का डीएनए एक है तो पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को भी कहेंगे कि उनका डीएनए एक है बांग्लादेश के मुसलमानों के साथ। तो देश में हो रहे हिंदुओं के ऊपर जो उत्पीड़न है, जो प्रतिक्रिया है, जो जिस तरीके से उनके साथ अत्याचार हो रहे हैं, उनको लेकर जगह जगह हिंदुस्तान में भी विरोध प्रदर्शन दर्ज कराए जा रहे हैं, रैलियां निकाली जा रही हैं, उनकी भी ये मांग है कि हिंदू सेफ नहीं है। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, जो अभी आपने डीएनए की बात कही थी वो बात पूरी नहीं हो पाई। जो हमारे मुख्यमंत्री जी ही कहते हैं ज्ञानवापी के मुद्दे पे कि अगर उसको मस्जिद कहा जाएगा तो विवाद होगा ही, तो ये सांप्रदायिक संगठनों की हिम्मत बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? ये तो उनकी हौसला अफजाई है। और केंद्र की सरकार खामोश तमाशाई बनी हुई है, मोदी जी की सरकार। विदेशों में जाएंगे तो शेखों से तो किस तरीके से गले मिलते हैं, मस्जिद में कैसे जाते हैं, लेकिन यहाँ पे एक शब्द यहाँ के अल्पसंख्यकों के ऊपर जुल्म ज़्यादती हो रही। यहाँ तक कि आप मकान नहीं खरीद सकते, ज़मीन नहीं खरीद सकते। अब ये हो रहा है कि आप दुकान नहीं लगा सकते, जगह जगह दुकानें हटाई जा रही हैं। अगर हम कैसे कैसे नारे लगाए जाते हैं, मुल्ले काटे जाएंगे और फला फला चिल्लाएंगे। मासूम बच्चों से राम राम जय श्री राम का नारा लगवाया जा रहा है। इसके पहले स्कूल छात्र को मारते हुए आपने देखा। यानी अगर गिनवाएंगे तो 1000 ऐसी घटनाएं होंगी जो हमारे साथ हो रही हैं। जहाँ तक बांग्लादेश का सवाल है तो एकदम हकीकत है कि अगर बांग्लादेश में कोई जुल्म ज़्यादती हो रही है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठनी चाहिए। लेकिन यही भाजपा के लोग कहते हैं कि एक्शन का रिएक्शन होता है। जब कोई बात होती है हमारे ऊपर तो कहते हैं कि एक्शन का रिएक्शन होता है और न्यूटन का सिद्धांत लागू हो रहा है। और बांग्लादेशी कह रहे हैं कि मुसलमानों को के साथ हिंदुस्तान में ज़्यादती हो रही है। लेकिन ये जो बांग्लादेश में हो रहा है इसके ऊपर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खामोश क्यों हैं? जिस तरीके से मणिपुर पे खामोश हैं उसी तरीके से इनकी सरकार है करे बांग्लादेश पे चढ़ाई। बांग्लादेश को तो इंदिरा गांधी ने बनवाया था ना। शेख हसीना जी को शरण दिया गया था। ये भी गलत है। क्यों शरण दिया गया? इसलिए तो उनकी हिम्मत अफजाई बढ़ रही है, हिम्मत बढ़ रही है बांग्लादेशियों की कि शेख हसीना को शरण दिया गया है, इसलिए हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, हमको बोला नहीं जाएगा। शेख हसीना को बांग्लादेश वापस भेज देना चाहिए, तब तो बांग्लादेशियों की हिम्मत जो है टूटेगी और बांग्लादेश के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो आंदोलन हो ये हो रहे सही है, ठीक है, किसी के ऊपर कहीं भी कोई भी जुल्म ज्यादती नहीं होनी चाहिए। मैं मोदी जी से मांग करता हूँ कि वहाँ का जो दूतावास है बांग्लादेश का यहाँ से बंद कर दिया जाना चाहिए। वहाँ के अपने सफ़ीर को वापस बुला लेना चाहिए, वहाँ के सफ़ीर को वहाँ वापस भेज देना चाहिए, वहाँ से सारे संबंध विच्छेद कर लेना चाहिए और बांग्लादेश को कड़ी चेतावनी दी जानी चाहिए। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये काम नहीं कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये मैं कहना चाहता हूँ कि भाई मोदी जी आप तमाम देश के अल्पसंख्यकों की चिंता करते हैं, चाहे कनाडा में हमारे हिंदू भाई हों, चाहे अमेरिका में हो। करते अच्छा करते, लेकिन तकलीफ तब होती है कि जब उन्हीं के देश में वो हम हुकूमत कर रहे हैं, वो प्रधानमंत्री हैं और उन्हीं के देश में अल्पसंख्यकों के ऊपर इतने जुल्म ज़्यादती हो रही है। किस तरह के जुल्म और ज़्यादती की बात कर रहे हैं आप? हमारी मस्जिदें छीनी जा रही, हर मस्जिद में मंदिर निकाला जा रहा है, गोलियां चलाई जा रही, हमारे नौजवान मारे जा रहे हैं और उनके ऊपर कोई कार्रवाई हुई, उनको मुआवजा दिया गया? ये क्या हुआ? उनके सर्वे, उनकी जांच की जा रही है कि संभल में जो दोषी हैं उन पर तत्काल जो है वो जांच बैठाई गई है। दोषी तो वो है जो जुलूस लेके नारा लगा के सर्वे के लिए गए, जूता पहन के मस्जिद में गए। दोषी वो है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और उसको छिपाने के लिए उस जो वहाँ पे पुलिस ने जुल्म ज्यादती किए, जो नंगा नाच पुलिस ने किया, जो बुलडोजर चल रहे हैं, उसको छिपाने के लिए आज अपोजिशन के किसी नेता को वहाँ जाने नहीं दिया जा रहा है कि जब तक कि उन निशानियों को मिटा नहीं लिया जाएगा तब तक जो है वहाँ पे किसी को जाने नहीं दिया जाएगा। अब तो बहाने होंगे, अब तो हो रहा है कि भाई वहाँ पे पाकिस्तानी खोखा बरामद हुआ। हाँ, तो ये पाकिस्तान से कनेक्शन जोड़ा जा रहा है। तो वो तो हर मुद्दे पे
कुछ भी हो हिंदुस्तान में तो वो पाकिस्तान से कनेक्शन जोड़ दिया जाएगा, अफगानिस्तान से कनेक्शन जोड़ दिया जाएगा, सबसे कनेक्शन जोड़ दिया जाएगा। लेकिन वो कारतूस आया कहाँ से और खोखा कैसे मिला, वो ये दिखाने के लिए कि पुलिस ने गोली नहीं चलाई है, ये लोग आपस की गोली से मरे हैं, जो भी ये भी एक झूठ है, एक हास्यास्पद है। कोई पागल भी आदमी होगा तो ये मानने के लिए तैयार नहीं होगा। इस मुद्दे के अलावा अभी जो वाराणसी के यूपी कॉलेज में वक्फ बोर्ड ने दावा किया था कि यहाँ जो मस्जिद है वो वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद वक्फ बोर्ड ने अपना दावा वापस ले लिया और वहां पर अब क्या कहेंगे किस तरह की, क्योंकि सीएम योगी भी आए थे और उन्होंने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने कहा है कि अगर शिक्षण संस्थान में किसी तरीके का विवाद होगा तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसा कि अक्सर शिक्षण संस्थानों में ही बवाल होता है, छात्र गुट आपस में लड़ते हैं। कोई ऐसी संस्थान है हिंदुस्तान में जहाँ बताइए जहाँ आपस में छात्रों के दो दो ग्रुप न लड़ते हों? ये आपस की बात नहीं है ना, यहाँ शिक्षण संस्थान में मस्जिद की बात है। अब मस्जिद की बात है तो मस्जिद आज की तो है नहीं, और नमाज तो ज़माने से पढ़ी जाती रही है, मज़ार है। और जहाँ तक लोगों का कहना है कि वक्फ बोर्ड में उसका रजिस्ट्रेशन है, देखिए अभी हमारे पास कोई उसका कागज़ वगैरह नहीं है, लेकिन जो हम सुन रहे हैं और वक्फ बोर्ड में रजिस्ट्रेशन है, तभी वक्फ बोर्ड की नोटिस आई थी, लेकिन वक्फ बोर्ड ने उसको से अपने को विड्रा कर लिया कि हमारा इस नोटिस से कोई मतलब नहीं है। लेकिन वहाँ पे नमाज होती थी 5 वक्त की, और जुमे की भी, और जुमे को हर मस्जिद में। अभी की क्या स्थिति है? अब नमाज तो नहीं, प्रतिबंध लगा दिया गया है ना कि बाहर के किसी भी तरीके हर मस्जिद में जुमे के दिन भीड़ होती है, वहाँ जुमे के दिन कुछ लोग ज़्यादा थे, हर मस्जिद में होती है। लेकिन ये बहुत गलत है कि अगर कोई ये कहे कि हम यहाँ नमाज नहीं पढ़ने देंगे, हम फातिहा नहीं पढ़ने देंगे, मज़ार पे नहीं जाने देंगे, तो प्रशासन उस पर रोक लगाए। उन्होंने कहा है कि जो स्थिति पहले थी वही अब रहेगी, किसी नए तरीके के कानून का नहीं बनेंगे। जो स्थिति पहले थी वही स्थिति हम भी चाहते हैं कि कोई नया कानून, कोई नया काम ना हो, लेकिन वही स्थिति हम भी चाहते हैं कि कोई नया कानून, कोई नया काम ना हो। लेकिन पहले स्थिति थी ना, नमाज होती थी ना, मज़ार पे जाते थे लोग ना, 10-15 लोग आते थे, 15 लोग आते थे, 20 लोग आते थे, ये तो प्रशासन कर रही है ना। लेकिन वहाँ के जो स्थानीय लोग, जो गली में मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं और जो जाते हैं, वो तो कहते थे कि जुमे को दिन ज़्यादा संख्या रहती थी, और दिनों में हमेशा फजर में जो है कम लोग जाते हैं, हर मस्जिद में जाते हैं फजर में, और कम जाते हैं और लोग टाइम पे लोग जाते हैं। तो जो यथा स्थिति हमारे योगी जी कह रहे हैं, मैं उनका स्वागत कर रहा हूँ कि जो चीज़ होता रहा वो होते रहना चाहिए, तो इनके इस बयान का स्वागत करता हूँ। और वहाँ पर नमाज होती रही तो प्रशासन से मेरी मांग है कि वहाँ पे नमाज होती रही तो उस नमाज को सुचारू रूप से चालू कराया जाए। नहीं तो ये एक मिसाल बना के तमाम मस्जिदों के ऊपर हड़कम बवाल किया जाएगा कि साहब यहाँ नमाज नहीं होने देंगे, वहाँ नमाज। देखिए विद्यापीठ में भी तो मस्जिद है, और लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि मतलब स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में, स्कूलों में धार्मिक स्थान नहीं होना चाहिए। हमारे यूपी कॉलेज के छात्र बोल रहे थे कि धार्मिक पढ़ने की जगह है तो धार्मिक चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि आज इतने यूनिवर्सिटियों में हर जगह जो है मंदिर है, बीएचयू में है, इसमें है, संस्कृत यूनिवर्सिटी में है, विद्यापीठ में है, तमाम यूनिवर्सिटियों और स्कूलों में मंदिर हैं, और मस्जिदें भी हैं। कचहरी में भी मस्जिद है, आप बनारस की कचहरी में मस्जिद है, मंदिर भी है। तो ये पहले से आपसी भाईचारा चला आता रहा है। अब ये कहना कि वहाँ के कोई धार्मिक चिन्ह नहीं रहने दी जाएगी तो भाई फिर वहाँ से मस्जिद हटा रहे हो, तो कल लोग मांग करेंगे कि और स्कूल के कैंपसों से मंदिर हटाओ, तो क्या होगा इस देश में? तो इससे देश की शांति व्यवस्था भंग होगी। इस तरह से शांति व्यवस्था भंग होगी और देश जो आगे बढ़ रहा है उसके तरक्की में रुकावट होगी। आज सिर्फ मंदिर मस्जिद को लेकर के लोगों का दिमाग डाइवर्ट किया जा रहा है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, रोटी नहीं है, रोजी नहीं है, नौकरी नहीं है, इस पे कहीं कोई ध्यान नहीं है। और भाजपा चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है, किसी हद तक जा सकती है, क्योंकि इनके पास अब कोई मुद्दा नहीं है, तो हिंदू मुस्लिम का ही मुद्दा है। और इनके तमाम जो संगठन हैं, सांप्रदायिक संगठन हैं, उनको लगा दिया गया। अब पूरे देश को ये खोदने की बात करेंगे। कल हमारे घर में भी कहेंगे कि आपके घर के नीचे मंदिर है, कल कहीं भी कह सकते हैं कि मंदिर है, कल कहीं भी। आप देवबंद में कहा जा रहा है, कल साध्वी पराची का आपने स्टेटमेंट सुना? क्या कर रही हैं? वहाँ भी कह रही हैं कि मंदिर है, इसको में भी खुदाई होनी चाहिए। हाँ, इसको भी खुदाई होनी चाहिए, वक्फ बोर्ड ख़त्म होना चाहिए। अरे वक्फ बोर्ड किसी के बाप की जागीर है क्या?
वक्फ बोर्ड हमारा, हम अपने पैसे से चलाते हैं, सरकार से थोड़े पैसा लेते हैं। वक्फ बोर्ड कोई ख़त्म, कमिटमेंट बिल भी तो आने वाला है ना संसद में। हाँ तो आने वाला है, तो उसके खिलाफ तो एहतजाज हो रहा है ना, तमाम लोगों ने जो है लेटर लिखा है, फिर उसकी बहस। एक आखिरी सवाल आपसे करेंगे। अभी हाल में ही कुछ वीडियोस लगातार वायरल हो रही हैं। बिहार में बीपीएस के जो एग्ज़ाम है उनको लेकर छात्र जो है फिर एक बार सड़कों पर आ गए हैं। लगातार छात्रों के सड़कों पर आने का वीडियो वायरल हो रहा है। इसके पहले भी एग्ज़ाम्स को लेकर छात्रों को लाठी पड़ी थी और फिर से लाठी पड़ना शुरू हो गई है। छात्रों को लिए क्या कहेंगे, उनके सहयोग में क्या कहेंगे? ये हम भी छात्र राजनीति से सियासत में आए हैं और चुनाव भी जीते हैं डीएवी कॉलेज से। और छात्रों की बहुत बड़ी समस्या, देखिए उत्तर प्रदेश में छात्रों ने आंदोलन किया, सरकार को घुटने टेकना पड़ा, लेकिन बिहार में सरकार जो है अभी लाठीचार्ज कर रही है और छात्रों पे हमेशा लाठीचार्ज होता है। मैं छात्रों से यही कहूँगा कि आप एकजुट होकर के जो आप आंदोलन कर रहे हैं, शांतपूर्ण तरीके से आप आंदोलन करिए। ये कोई एग्ज़ाम कराना नहीं चाहते हैं, पेपर लीक करा देना चाहते हैं, एग्ज़ाम टल जाए ताकि इनको नौकरी न देनी पड़े। इसलिए छात्रों को अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहिए बिहार में, और तमाम अपोजिशन के लोगों का साथ है। और नीतीश कुमार जिस हठधर्मी पे कर रहे हैं, वो भी छात्र नेता रहे हैं, उनको छात्रों की बात, अभी खान सर जो है उनकी हालत बहुत ख़राब है, जो है आपने देखा होगा, तो उनके ऊपर क्या जुल्म ज़्यादती हुई है ये राज अभी खुल नहीं रहा है, लेकिन ज़रूर उनको टार्चर किया गया है। इसकी जाँच होनी चाहिए कि जो उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, क्यों उनकी हालत बिगड़ी है, पुलिस अपने कस्टडी में ले जाती है, उनकी हालत बिगड़ जाती है, इसकी भी बिहार सरकार को उसकी जांच करानी चाहिए। दिल्ली में किसानों का आंदोलन रोका गया, किसानों को दिल्ली में जाने नहीं दिया जा रहा है, इसके लिए किसानों के लिए क्या कहेंगे? देखिए ये सरकार जो है ना छात्र विरोधी है, किसान विरोधी है। देखिए अभी किसान आंदोलन कर रहे हैं और इनके कई चमचे हैं जो खालिस्तानी बताने लगे। इसके पहले भी खालिस्तानी कहा गया और फिर उनको खालिस्तानी कहा जा रहा है। तो जब किसान आंदोलन करेगा तो खालिस्तानी, और छात्र आंदोलन करेगा तो माओवादी हो जाएगा, हम आंदोलन करेंगे तो आतंकवादी हो जाएंगे, दलित अगर आंदोलन करेगा तो उसको भी इसी से नवाजा जाएगा। तो किसानों की लड़ाई जेन्युइन है। ये सरकार नहीं चाहती किसानों का हक मिले, गरीबों का, मजदूरों का, नौजवानों का, छात्रों का हक मिले। कुछ तो अच्छा काम सरकार कर रही होगी ना आपके अकॉर्डिंग? यही तो हो रहा है कि हर जगह मंदिर जो है ढूंढा जा रहा है, हर मस्जिद के नीचे। यही एक बहुत बढ़िया काम हो रहा है और ये हमारे ख्याल से और तेज़ रफ्तार पड़ेगी। अभी एक से शुरू हुआ है और देखिए कहाँ तक जा रहा है, कहाँ तक रुकेगा, अल्लाह ही मालिक है। बहुत बहुत शुक्रिया अधर जी, आप हमारे चैनल से जुड़े और हमारे साथ इतनी सारी मुद्दों पर आपने चर्चा की। फिर से एक बार आपसे जुड़ेंगे, किसी मुद्दे पर बात करेंगे। आज के लिए यहीं पर हम समाप्त करते हैं ये इंटरव्यू। और जैसा कि आपने देखा, हमने कई अहम मुद्दे उठाने की कोशिश की है, चाहे मंदिर मस्जिद का मुद्दा हो, चाहे संभल का हो, चाहे बांग्लादेश का हो, चाहे किसान का हो, चाहे छात्र का हो। इन सारे मुद्दों पर हमने बातचीत की बनारस के अतहर जमाल लारी जी से, जो कि पूर्व लोकसभा प्रत्याशी रहे हैं, और उन्होंने बहुत ही बेबाकी के साथ, बेबाकी अंदाज में अपने सारे मुद्दों का जवाब दिया। तो वाराणसी से इसी तरह के न्यूज़ जानने के लिए बने रहे जय देश के साथ। मैं खुशरंगीना, कैमरामैन इरशाद अहमद के साथ। धन्यवाद।